हैं, लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं। स्कूल खुलने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दी है कि 15 अगस्त के बाद शायद वो स्कूल खोलने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, वो नोटिस है सीबीएसई की यूपी बोर्ड के बारे में अभी कोई डिसाइड नहीं। हो सकता है कि मिड जुलाई या जुलाई तक स्कूल खुल जाए, अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में, क्लास 11th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे कि भाई इक्वल सेट क्या होता है और नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। आज हम लोग सब सेट्स के बारे में बात करेंगे। सब सेट्स जो हिंदी वाले हैं वो समझ लें कि सबसेट क्या कहलाता है, उप समुच्चय। या समझिएगा सबसेट है क्या, सबसेट कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसेट की कहानी हमारे पास ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3 और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं। ए के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, बी में भी मौजूद हैं। जब ऐसा हो तो हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका ये है, कैसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी बनाएंगे और थोड़ा लंबा सा बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। राइट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ लें क्या होती। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है भाई, ए सेट ए इज सेट टू बी, ए इज सेट ए is said to be a subset of set B if every element of set A is also element of set B. ठीक है, set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also element of set B. कि सेट A समुच्चय A किसी दूसरे समुच्चय B का उप समुच्चय होगा यदि A समुच्चय के सारे अवयव B में भी मौजूद हो, समुच्चय B में भी मौजूद हो। राइट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम कह सकते हैं, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, A is a subset of B. This implies A belongs to A. A belongs to A. Such that this implies A belongs to B. A is subset of B if A is a subset of A. This implies to A belongs to B. कि A is a member of set A, then A is also a member of set B. ठीक है, और जब कहा जाए if A is not subset of B, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा भाई,
ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सबसेट वाले साइन को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सबसेट वाले साइन को क्रॉस कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं और बी में ही मौजूद रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी मौजूद हो सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद है तो बी के सारे एलिमेंट भी ए में मौजूद होने चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is also element of B, and every element of B is also एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी। तो हम कह सकते हैं बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, राइट। और अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि दोनों सेट कैसे हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। अगर इक्वल सेट है इसका मतलब हर एक सेट अपने सेट का सबसेट है, हर एक सेट अपने सेट का सबसेट है। ठीक है, और अगर हम कहें इक्वल सेट की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या किस तरीके से लिखते हैं, या हम कहें कि if A is a subset of B and B is a subset of A is a subset of B and B is a subset of A, this implies by A equal to B, A equal to B। तो ये जो साइन है, ये किसका साइन है, implies to and implies by। और इसी को अगर हम जनरल इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, if and only if। इसको शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। चलिए आज तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होगा, हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होगा। अब जब एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं भाई, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट कि जो हमारा नल सेट है वो हर समुच्चय का अवयव, हर समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चा, ये समझ में आ गया तो आगे एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जाके सुपर सेट की बात करते हैं। सुपर सेट की बात करते हैं। सुपर सेट क्या कह रहा है, इफ A is a subset of B and A is not equal to B, right? A is a subset of B and A is not equal to B,
देन ए इज कॉल्ड, अगर ऐसा लिखा हो कि यदि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा क्या है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल हो जाएगा तो एक ही सेट हो जाएगा, राइट, और वो आपस में ही सबसेट और सुपरसेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लें इसके ऊपर बेस्ड। लेट से ए बराबर कितना दिया है, ए बी सी दिया गया, और बी बराबर क्या दिया है, ए बी सी एंड डी दिया है, राइट। ए तो यहाँ से हम क्या है, अच्छा जब ऐसा हो तो ये इज आल्सो कॉल्ड प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, ठीक है। एक तो सबसेट है, सबसेट में आपस में इक्वल हो सकते हैं, जब प्रॉपर सबसेट आएगा तब ये सुपरसेट बनेगा, ठीक है। तो यहां से देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, जबकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी and B is superset of B is superset of A, ठीक है। सिंगलटन सेट मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सिंगलटन सेट क्या होता है भाई, कि सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिसमें केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहे, केवल और केवल एक एलिमेंट रहे, ठीक है। अब जरा देखें कि रियल नंबर के बारे में बात करें तो रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर का सेट हमें पता है। अब रियल नंबर के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, तो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या क्या है जरा देखें, कौन कौन से, हमें पता है आर किसके इक्वल होता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2। ये रियल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में सारे नंबर रखाए जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पे जो प्लॉट करते हैं ये 0 है, 1 2 -1 -2 1 2, तो इसके बीच में कुछ डेसिमल पार्ट भी आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट भी आएंगे, वो सारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, ठीक है। तो इसके और क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, अगर हम काउंटिंग नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर भी क्या है, हमारा रियल नंबर का सबसेट है या नहीं, नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। इंटीजर भी हमारा रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, और नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर आई और जेड लिखते हैं, इसका सबसेट है, और आई और जेड आर का सबसेट है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर मतलब क्या हुआ, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो Q इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर, Q इज अ सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल की बात करें तो इर्रेशनल इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। और लेकिन नेचुरल नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए थे
वो क्या है, सबसे छोटा जो सेट हमने पढ़ा था, सॉरी, नंबर्स में जो सबसे बड़ा सेट हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा क्या था, रियल नंबर था। अब जो सबसे बड़ा सबसेट आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है। तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। जा देखें और आगे बढ़ते जा। इंटरवल्स के बारे में बात करें। इंटरवल्स के बारे में बात करें तो कोई भी एलिमेंट दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। इसकी वैल्यू लेट्स से कि हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू, एक x है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। क्या कर रही है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, जबकि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। राइट, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है इसे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ भाई कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और इसको अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना हो तो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कल बनाए, एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और ओपन इंटरवल को अगर ए और बी के फॉर्म में लिखें, लेट्स से x बिलोंग, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और b। राइट, ओपन इंटरवल जब लिखेंगे तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं करना है। और लिखने का तरीका समझ लीजिए कि पहले स्मॉलर नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा। भाई काउंटिंग हमारी क्या होती, छोटे से बड़े की तरफ चलती है ना, ऐसा तो है नहीं कि बड़े से छोटे की तरफ चलती है। तो छोटे से जब बड़े की तरफ चल रहे हैं तो इतना आएगा। राइट, अब जहाँ क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल से मतलब क्या है, जब x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करे और साथ ही साथ a और b भी हो सके, मतलब x की वैल्यू a या b भी हो सकती है। तो इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a एंड b। ठीक है, x बिलोंग्स टू a b, a कॉमा b और स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, ओपन इंटरवल में एक चीज़ और समझिए कि बहुत सारी बुक्स में ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, कि स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके लिख दिया जाता है। तो ये भी सही नोटेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड बुक में, जब आप स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे तो हमेशा ये वाला नोटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ अगर नंबर लाइन पे शो करना हो तो इन दोनों पॉइंट को डॉट से शो करते हैं, ए एंड बी, और इनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, इस तरीके से इंक्लूड कर सकते। अब आता है भाई हाफ ओपन, हाफ क्लोज, हाफ ओपन। मतलब क्या है भाई कि ए के साइड एक्स की वैल्यू ए तो हो सकती है लेकिन बी नहीं हो सकती, और ए और बी के बीच में कहीं लाई करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो ऐसा बनेगा और बी ऐसा बनेगा, इस तरीके से। राइट, और हाफ ओपन, हाफ क्लोज। हाफ ओपन हाफ क्लोज का मतलब क्या हुआ कि ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है,
ये हमारा इंटरवल्स लिखे हुए हैं। इंटरवल्स में एक चीज और समझ लीजिएगा कि इनफाइनाइट कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। इनफाइनाइट कभी भी क्लोज इंटरवल पे नहीं लिखा जाता क्योंकि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकती। इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकती, तो इनफाइनाइट के जब बराबर नहीं हो सकती तो उसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और कॉन्सेप्ट है पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 पावर सेट के बारे में बात कर रहे हैं। पावर सेट क्या होता है भाई? एक एग्जांपल से समझे पावर सेट का मतलब क्या है। कि मान लिया कि a इक्वल टू क्या लिया हुआ है 1,2 गिवन है कि a जो सेट है वो किसका है 1 और 2 में है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट्स कितने हो सकते हैं भाई? तो इनके एलिमेंट्स के अलग अलग सबसेट बन सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? मैं आपको बताया था कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। और क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है। ठीक है, 1,2। तो कितने सबसेट बन गए? ये 1, 2, 3 एंड 4। तो इन सबसेट को इंक्लूड करते हुए जो सेट बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं PA से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? P। तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट होता है। पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर लिखें तो पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। इतनी बात समझ में आ रही? अब यह देखें इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होगा भाई? n ऑफ PA कितने के बराबर हो जाएगा? 2 to the power m, where number of element of A is m। अगर सेट किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power m। तो यहाँ से उसको देख लें। कैसे देख लें भाई? कि A में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 to the power 2 रखा, कितना हो गया? 4। और यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। राइट, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा क्या हो गया? पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। ठीक, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 NCERT की एक्सरसाइज 1.3। राइट, तो जरा देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो पहला हम देख लें। तो पहले का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? 2, 3, 4। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट, तो हम देख रहे हैं 2, 3, 4 इसमें मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका सबसेट हो गया। ये इसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A, B एंड C।
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी सी एंड डी। तो बी और सी तो मौजूद है, ए मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाले सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखें, फोर्थ वाले पार्ट पे आए। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, राइट। और दूसरा क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, in the same plane with radius 1 unit। तो x हमारा क्या है, एक प्लेन में सर्कल्स है जो उनका सेट है, और दूसरा वाला सेट क्या लिखा है, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ऐसे सर्कल का ये सेट है जिसकी रेडियस 1 हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हैं। पांचवा वाला देखें, पांचवा वाले में क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कहीं तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, राइट। ऐसा है नहीं कि रेक्टेंगल है तो उससे हम ट्रायंगल सारे बना सकते हो, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इज नॉट सबसेट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट। तो सेकंड क्या कह रहा है, ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ए बी हमारा क्या है, इस वाले में मौजूद है। ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी और ए बी यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ए बी वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हुआ। अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट की बात करें, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट, ए ई आई ओ यू। तो ए ई यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये सेकेंड वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा क्या है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, फॉल्स हो गया। फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। तो पहले की बात करें, 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 3,4 क्या इसका एक सबसेट है भाई, 3,4 इस सेट के अंदर है, और ये सेट हमारा क्या है, एक का एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू होना चाहिए। 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा ट्रू हो गया। सेट ऑफ, इस वाले सेट का सबसेट ले लिया गया, तो ये हमारा ट्रू हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है भाई कि 1 इसका एलिमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1 ए का सबसेट नहीं है भाई, है ना। 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट हो गया। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 to 5 का एक सेट बना दिया गया। तो ये सेट जो है इसका सबसेट हो सकता था, इसका एलिमेंट नहीं है। 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 3 इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं ए का। एक्चुअली 3,4 का जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसका एलिमेंट नहीं होता भाई। 5 हमारा क्या है, नल सेट है।
फाइव हमारा नल सेट है, ठीक है। तो फाइव एलिमेंट नहीं है इसका, राइट। फाइव इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये सही है, राइट। अब यहां से फिर से क्या कह रहा है कि फाइव को एक सेट के अंदर रख दिया गया, एक सेट है जिसका एक एलिमेंट फाइव है और वो क्या है, ए का सबसेट है। दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि फाइव इसका कोई एलिमेंट नहीं है। फाइव इज नॉट द एलिमेंट, फाइव इज अ सेट विच इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। पहला क्या है, ए। तो इसके अगर हम सबसेट लिखेंगे तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, एक तो फाइव होगा और दूसरा क्या होगा, ए होगा, बस। सेकंड वाले की बात करें, ए कॉमा बी, इसके अगर हम सबसेट लिखेंगे तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक फाइव होगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक ए कॉमा बी हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो 1, 2, 3, इसके सबसेट देखें तो 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ से देखें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 3। 2 to the power 3 करेंगे तो कितना है, 2 to the power 3, 8 होता है। मतलब ये हमारे टोटल एलिमेंट्स लिख गए, ये हमारे टोटल सबसेट लिख लिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखें, कह रहा 5। तो 5 के सबसेट क्या होगा, केवल और केवल 5, कोई और सबसेट नहीं होगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, पावर सेट ऑफ ए एन ऑफ पी ऑफ ए पूछा गया है, जबकि कह रहा है ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए अगर मेरा 5 है तो इसका अगर हम पावर सेट लिखेंगे तो क्या आएगा, जब पावर सेट इसका बनेगा तो ये कितना आ जाएगा, पावर सेट जो बनेगा, यहाँ चूंकि नल एलिमेंट है, नल एलिमेंट है तो ये कितना आएगा, केवल 5 ही तो एक एलिमेंट होगा इसका, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 2 to the power 0, दैट इज 1, ठीक है। भाई ए में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में एलिमेंट कोई नहीं है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, केवल 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट डाउन फॉलोइंग एज इंटरवल। तो क्या लिखा है, x such that x belongs to r -4 to x। तो अगर हमें इसे इंटरवल में लिखना हो तो क्या लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन है और ये क्लोज है, तो -4, 6। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें, x such that x belongs to r -12 x -10। इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -12 to -10। चूँकि यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं, इसलिए क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। थर्ड पार्ट की बात करें, x such that x belongs to r x is less than 7, ठीक है। इसको अगर हम इंटरवल की में लिखें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा,
भाई x 0 के इक्वल हो सकता है, तो ये 0 और ये 7, राइट। फोर्थ पार्ट की बात करें, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x such that x belongs to R, तो इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, तो ये कितना आ जाएगा 3,4, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन 6 था उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। जो क्वेश्चन 6 में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, इंटरवल में कन्वर्ट किया था। अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला पार्ट क्या है भाई, कह रहा है -3,0। और अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R and -3, 0, ठीक है, ना ही -3 इंक्लूड हो रहा ना ही 0 इंक्लूड हो रहा है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये क्या कह रहा है 6 और 12, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल, दोनों जगह क्लोज इंटरवल। तो x such that x belongs to R 6 और ये हमारा क्या हो गया है 12 हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट पे क्या कह रहा है 6,12, x such that x belongs to R। अब देखो 6 पे ओपन ब्रैकेट है इसलिए यहाँ ये लगेगा और 12 पे क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू साइन भी लग जाएगा वहाँ पर। फोर्थ पार्ट की बात करें -23,5 और ये क्लोज है ये ओपन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा x such that x belongs to R -23 less than equal to x is less than 5। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या देखेंगे जा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose, what universal set would you propose for each of the following, the set of right triangles and the set of isosceles triangle। तो दोनों के लिए अगर हम कहें तो क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेट जिसके सारे सेट्स क्या हो, सबसेट हो, ठीक है, जो सारे सेट्स का सुपर सेट हो, राइट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स का सुपर सेट हो। अगर ये सारे सेट का सुपर सेट है तो यहाँ पे क्या क्या सेट दिए गए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और दूसरा क्या दिया है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये सारे किसके सबसेट हो सकते हैं, सारे ट्रायंगल के ही तो सबसेट है, ट्रायंगल के ही तो टाइप्स हैं, राइट। ये अगर ट्रायंगल के टाइप्स है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ऑन अ प्लेन, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से डिनोट करते हैं, तो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिवन सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 and 8।
ठीक है, कह रहा है गिवन द सेट ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set for all the three sets A, B and C. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। दूसरा पार्ट क्या है, 5। तीसरा पार्ट क्या है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फोर्थ पार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे। तो यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट जो सारे गिवन सेट का क्या हो जाए, सुपर सेट हो जाए। जो सब सारे गिवन सेट का सुपर सेट हो जाए, मतलब ऐसा सेट जिसमें इन सारे सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों। जब सारे सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों तो देखें 1 2 3 1 2 3 इसमें मौजूद है भाई, ठीक है। 2 4 6 2 4 6 भी मौजूद है, 0 0 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, लेकिन 8 नहीं है। मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। सेकंड 5 का मतलब क्या हो, जिसमें कोई सेट ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो ऑब्वियसली बात है ये किसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, राइट। थर्ड वाले की बात करें, 1 3 5 2 4 6 2 4 6 ये भी मौजूद है, 0 मौजूद है, 2 4 6 एंड 8। तो C के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, A के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, B के सारे एलिमेंट मौजूद हैं और C के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं। इसका मतलब जो थर्ड सेट है वो क्या होगा, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि जब भी नई क्लास में अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।